मित्रों, नमो नमः। पिछले वीडियो में हम लोग पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और उनकी प्रमुख रचनाओं अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य के बारे में अध्ययन किए। अब आज के वीडियो में हम लोग उन पतंजलि के बाद, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बाद जितने वैयाकरणाचार्य हुए, उन्होंने जो रचनाएं की, उन पर अध्ययन करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अष्टाध्यायी के बाद में जितने भी व्याकरणाचार्य हुए, उन लोगों ने अष्टाध्यायी की महत्ता को, प्रसिद्धि को देखते हुए किसी ने नया व्याकरण लिखने की हिम्मत नहीं की। तो इन वैयाकरणाचार्यों ने क्या किया? इन वैयाकरणाचार्यों ने उसी अष्टाध्यायी पर टीका, व्याख्या, वार्तिक आदि लिखा। अब इस चीज़ को हम लोग को कुछ समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला, अष्टाध्यायी के व्याख्याकार या टीकाकार। दूसरा, महाभाष्य के व्याख्याकार या टीकाकार। तीसरा, कौमुदी परंपरा वाले व्याकरण। इन तीनों को अलग अलग पार्ट में करके हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी। अब हम लोग सर्वप्रथम अष्टाध्यायी के व्याख्याकार, टीकाकार या फिर वृत्तिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि अष्टाध्यायी की प्रसिद्धि के सामने किसी ने अलग अपना व्याकरण लिखने का साहस नहीं जुटा पाया। वह उसी अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखे, टीका लिखे, व्याख्या लिखे, जिसमें हम सर्वप्रथम नाम कुड़ी का लेते हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी वृत्ति लिखी। इसके बाद माथुर आते हैं, जिन्होंने माधुरी वृत्ति लिखी। देवनंदी आते हैं, जो कि शब्दावतार न्यास के नाम से अष्टाध्यायी पर इन्होंने वृत्ति लिखी, लगभग संवत 500 पूर्व। उसके बाद जयादित्य और वामन आते हैं, जो कि काशिका नाम से अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी। मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जयादित्य और वामन की यह काशिका बहुत ही प्रसिद्ध टीका है। यह अष्टाध्यायी की सबसे प्रसिद्ध टीका में से है। यह 600 से लेकर के 660 ईस्वी के लगभग इसका समय काल माना जाता है। और यह परीक्षा में अक्सर पूछता है, जयादित्य और वामन की किस नाम की टीका थी, या फिर यह पूछता है कि काशिका किस ग्रंथ की टीका, किस ग्रंथ पर टीका लिखी गई है। तो काशिका अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर टीका लिखी गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय रक्षित, इन्होंने दुर्घट वृत्ति नाम के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी। इन लोगों ने इतनी टीकाएं तो लिखी हैं, लेकिन किसी की भी उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी जयादित्य और वामन की काशिका में हुई थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम देव ने लघु वृत्ति नाम की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी। भट्टोजी दीक्षित ने भी एक शब्द कौस्तुभ, यह भी परीक्षा में बार बार पूछता है कि शब्द कौस्तुभ किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है। तो अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। या फिर शब्द कौस्तुभ किसकी टीका है, किसने लिखी है? तो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। या फिर भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर कौन से ग्रंथ की रचना की है, कौन सी टीका लिखी है? तो शब्द कौस्तुभ नाम से टीका लिखी है। आगे अप्पय दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर सूत्र प्रकाश नाम की वृत्ति लिखी है। फिर नीलकंठ वाजपेयी आते हैं, यह पाणिनीय दीपिका नाम से उनके ऊपर व्याख्या लिखते हैं। अन्नम भट्ट आते हैं, अन्नम भट्ट ने
पाणिनीय मिताक्षर नाम से टीका लिखी। मित्रों, यह मैंने सारे टीकाओं को कलेक्ट किया है जो कि अष्टाध्यायी पर लिखी गई है। यह मेरा दावा है कि इसमें से अष्टाध्यायी पर जितनी टीका लिखी हुई है, इससे बाहर कोई भी परीक्षा हो उसमें से इससे बाहर प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। अगला है विश्वेश्वर सूरी। इन्होंने व्याकरण सिद्धांत सुधा निधि नाम से टीका लिखी है। फिर ओरम भट्ट ने व्याकरण दीपिका नाम से टीका लिखी है अष्टाध्यायी पर। फिर दयानंद सरस्वती जी का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य लिखा है अष्टाध्यायी पर टीका। फिर अप्पन नयनार्य आते हैं। अप्पन नयनार्य ने प्रक्रिया दीपिका नाम से अष्टाध्यायी पर टीका लिखी हैं। फिर नारायण सुधी आते हैं जो कि अष्टाध्यायी प्रदीप नाम से अष्टाध्यायी पर टीका लिखते हैं। इस प्रकार से इतने टीकाकार या वृत्तिकार इन्होंने अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है। अगर हम लोग इसे याद कर लें तो अष्टाध्यायी पर टीका लिखने वाले इससे ज़्यादा कहीं से बाहर से प्रश्न परीक्षा में पूछ ही नहीं सकता। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें से जैसा कि हमने कहा कि यह जयादित्य वामन की जो काशिका है यह इतनी प्रसिद्ध हुई, जयादित्य वामन की काशिका, कि आने वाले समय में ग्रंथकार वैयाकरणाचार्य इसी काशिका पर टीका लिखने लगे। अब यह भी परीक्षा में आता है, इसलिए इस काशिका पर कौन कौन सी टीका लिखी गई है उसका भी एक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। इस काशिका के व्याख्याता पहले जिनेंद्र बुद्धि हैं। इन्होंने काशिका विवरण पंजिका नाम से टीका लिखी है। इंद्रमित्र हैं, इन्होंने अनुन्यास नाम से टीका लिखी है। विद्यासागर मुनि, इन्होंने प्रक्रिया मंजरी नाम से काशिका पर टीका लिखी है। हरदत्त मिश्र हैं, इन्होंने पद मंजरी नाम से काशिका पर टीका लिखी है। फिर रामदेव मिश्र हैं जो वृत्ति प्रदीप नाम से इन्होंने टीका लिखी है काशिका वृत्ति पर। अब हम लोग जैसा कि हमने कहा कि पहला हम लोग देखेंगे अष्टाध्यायी के व्याख्याकार या टीकाकार, तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। अष्टाध्यायी के व्याख्याकार या टीकाकार जितने थे हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली। अब हम लोग महाभाष्य के व्याख्याकार टीकाकार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कौमुदी परंपरा वाले व्याकरण पर चलेंगे। तो आइए हम लोग महाभाष्य के तरफ बढ़ते हैं। महाभाष्य के व्याख्याकार में जो सबसे प्राचीन टीकाकार पाए जाते हैं वह हैं भर्तृहरि, जिन्होंने महाभाष्य दीपिका नाम से रचना की। यह भर्तृहरि का समय लगभग 340 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यद्यपि इनके समय पर बहुत ही विद्वानों का विवाद रहा है। इनके समय काल पर कोई 500 ईस्वी के 6ठी शताब्दी लगभग मानता है, कोई 340 ईस्वी मानता है, लेकिन हम लोग अनुमानतः कपिल देव द्विवेदी जी अपने पुस्तक में 340 ईस्वी के लगभग इनका समय काल मानते हैं। यह वही भर्तृहरि हैं जिन्होंने कि वाक्यपदीयम, इनके और भी रचनाएं हैं जिनकी प्रमाणित कृति हमें मिलती है वाक्यपदीयम, जिसमें कि 3 कांड दिए हुए हैं, ब्रह्म कांड या आगम कांड, वाक्य कांड और तीसरा पद कांड। अब कैयट आते हैं। इसके बाद कैयट आते हैं जो कि महाभाष्य पर इन्होंने महाभाष्य प्रदीप नाम की टीका लिखी। यह टीका इनकी बहुत चर्चित हुई, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। यह जिनका कि समय लगभग 1350 ईस्वी के समय में आता है। इनकी कैयट की यह महाभाष्य प्रदीप जो कि महाभाष्य पर टीका लिखी गई। जैसा कि हम कह रहे हैं कि अब एक समय ऐसा आया कि लोग अष्टाध्यायी पर टीका लिखना छोड़ करके जो पतंजलि की रचना महाभाष्य थी
उस पर टीका लिखना प्रारंभ कर दिया। चूँकि महाभाष्य भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ थी, तो उस पर इन्होंने कैयट ने महाभाष्य प्रदीप नामक रचना की। इनके ऊपर भी कई टीकाएं लिखी गई हैं। कैयट के महाभाष्य प्रदीप के ऊपर भी कई टीकाएं लिखी गई हैं। इनके ऊपर 15 लेखकों ने टीकाएं लिखी, जिसमें से नागेश भट्ट का प्रदीपोद्योत सबसे प्रसिद्ध टीका है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद महाभाष्य पर पुरुषोत्तम देव ने प्राणपड़ा नामक टीका लिखी लगभग 1200 ईस्वी में। फिर धनेश्वर ने चिंतामणि नाम की टीका लिखी। फिर शेष नारायण ने सुक्ति रत्नाकर नाम की टीका लिखी। फिर विष्णु मित्र ने क्षीरोदर नाम की टीका लिखी लगभग 1600 से पूर्व के समय में। इसके बाद नीलकंठ वाजपेयी ने भाष्य तत्व विवेक नामक टीका लिखी महाभाष्य पर। इसके बाद शेष विष्णु ने महाभाष्य प्रकाशिका टीका लिखी 1600 से 1650 ईस्वी के लगभग में। फिर शिवरामेंद्र सरस्वती ने महाभाष्य रत्नाकर नामक टीका लिखी। फिर प्रयाग वेंकटाद्रि ने विद्वन्मुख भूषण नाम से टीका लिखी। यह मित्रों महाभाष्य पर जितने विद्वानों की लगभग प्रमुख विद्वानों की टीकाएं लिखी गई है, सबको मैं एकत्रित करके यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे उसी महाभाष्य पर तिरुमल याज्वा नाम के व्याख्याकार ने अनुपदा नाम की टीका लिखी। फिर राजन सिंह ने शब्द बृहत्री नाम से टीका लिखी। फिर नारायण ने महाभाष्य विवरण नाम से टीका लिखे। फिर सर्वेश्वर दीक्षित ने महाभाष्य स्फूर्ति नाम से टीका लिखे। फिर गोपाल कृष्ण शास्त्री ने शाब्दिक चिंतामणि नाम से टीका लिखे महाभाष्य पर। फिर अज्ञात कार्तिक ने महाभाष्य व्याख्या नाम से टीका लिखी। अब इतने विद्वानों से हम मित्रों यह समझ सकते हैं कि महाभाष्य कितना अपने समय से चर्चित ग्रंथ रहा होगा, कि इसके बाद में इतने विद्वानों ने, इतने वैयाकरणाचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखे। अब हम लोग इसके कैयट जो कि महाभाष्य प्रदीप के टीकाकार थे, इनके ऊपर किसने टीका लिखी उसको हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि यह भी परीक्षा में बहुत प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। अतः महाभाष्य प्रदीपकार के व्याख्याकार के बारे में देखा जाए अब तो इसके हैं पहले चिंतामणि, जिन्होंने महाभाष्य कैयट प्रकाश की रचना की। इसके ऊपर महाभाष्य प्रदीप के ऊपर उन्होंने व्याख्या किए महाभाष्य कैयट प्रकाश। फिर नागनाथ ने महाभाष्य प्रदीपोद्योतन नाम से रचना किया, टीका लिखी। फिर रामचंद्र सरस्वती ने विवरणी नाम से टीका लिखी। इसके बाद ईश्वरानंद सरस्वती ने महाभाष्य प्रदीप विवरण नाम से टीका लिखी। फिर अन्नम भट्ट ने इसी महाभाष्य प्रदीप पर प्रदीपोद्योतन नाम से टीका लिखते हैं। फिर नागेश भट्ट ने प्रदीपोद्योत नाम से टीका लिखी। इतनी टीकाएं महाभाष्य प्रदीप पर, कैयट की रचना महाभाष्य प्रदीप पर लिखी गई, लेकिन सबसे जो पॉपुलर हुई, जो सबसे चर्चित प्रसिद्धि प्राप्त की, वह नागेश भट्ट की प्रदीपोद्योत नामक टीका ही प्रसिद्धि प्राप्त कर पाई। आगे राम सेवक ने महाभाष्य प्रदीप व्याख्या नाम से टीका लिखी। मित्रों, यह प्रदीपोद्योत से संबंधित क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है परीक्षा में, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। और फिर प्रवर्तकोपाध्याय नामक टीकाकार ने प्रदीप प्रकाशिका नाम से टीका लिखी। फिर आदिन्य ने प्रदीप स्फूर्ति नाम की टीका लिखी। यह सारी टीकाएं कैयट के महाभाष्य प्रदीप पर लिखी गई थी। इसके बाद नारायण, सर्वेश्वर, हरिराम, अज्ञात कर्तृक आदि 15 लोगों ने, 15 वैयाकरणाचार्यों ने महाभाष्य प्रदीप पर टीका लिखी। अब इसके हम लोग इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जो कि अक्सर करके परीक्षा में आता है, कि सर्वप्रथम देखिए अष्टाध्यायी पर
टीका किसने लिखा? महाभाष्य ने। अष्टाध्यायी की व्याख्या कौन है? महाभाष्य, इसको कि पतंजलि ने लिखा। इस महाभाष्य पर व्याख्या फिर किसने लिखा है? महाभाष्य की टीका महाभाष्य प्रदीप ने कैयट, महाभाष्य प्रदीप नामक टीका लिखी गई जो कि कैयट ने लिखा। फिर इसी महाभाष्य प्रदीप पर प्रदीपोद्योत नाम से टीका लिखी नागेश भट्ट ने। यह बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं मित्रों। अब हम लोग इस पर एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। यह परीक्षा में अक्सर पूछता है। अष्टाध्यायी पर व्याख्या लिखी हुई है महाभाष्य की, महाभाष्य पर व्याख्या है महाभाष्य प्रदीप की, महाभाष्य प्रदीप पर टीका है प्रदीपोद्योत की। तो यह इसमें से कहीं से भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हमें इसे स्मरण रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौमुदी परंपरा के व्याकरण। कौमुदी परंपरा के व्याकरण में आप जैसा कि जानते हैं कि अष्टाध्यायी में पिछले की वीडियो में हमने बताया भी कि जिस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोग पढ़ते हैं क्रमशः, जो उसमें प्रकरण दिया हुआ है उस प्रकरण में अष्टाध्यायी में नहीं दिया हुआ है, जिससे लोगों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, याद करने में। इसलिए अष्टाध्यायी को सरल और सुबोध बनाने के लिए इसे प्रकरणों में बांटा गया। अब प्रकरणों में बांटने का सिलसिला शुरू हो गया वैयाकरणाचार्यों द्वारा, लेकिन कई वैयाकरणाचार्यों ने बांटे। वैसे हम 5 प्रमुख वैयाकरणाचार्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि अष्टाध्यायी को प्रकरणों में बांटे, लेकिन सभी ने प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। प्रसिद्धि एक ही को प्राप्त हुई, वह भट्टोजी दीक्षित को। तो अब हम लोग उन 5 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए धर्मकीर्ति, जो कि रूपावतार नाम से प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर इन्होंने अष्टाध्यायी पर ग्रंथ लिखा, लेकिन यह 1140 विक्रम संवत के लगभग लिखे, लेकिन इनका यह प्रक्रिया कौमुदी का ग्रंथ चर्चित नहीं हो पाया, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया। शायद उस समय ये जितने लगभग 4000 जो सूत्र थे पाणिनि के, इन्होंने अपने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया था। विमल सरस्वती इसके बाद आते हैं। वह रूपमाला नामक एक कौमुदी परंपरा में इन्होंने व्याकरण अष्टाध्यायी पर लिखा, लेकिन यह भी उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद रामचंद्र आते हैं, जो कि प्रक्रिया कौमुदी के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखे। अब यह प्रक्रिया कौमुदी प्रसिद्धि को कुछ प्राप्त की, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने फिर टीकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। अब कौमुदी परंपरा का जो व्याकरण था रामचंद्र द्वारा रचित प्रक्रिया कौमुदी, इसके ऊपर वैयाकरणाचार्यों ने टीका लिखना प्रारंभ किया, जिसमें उसका अध्ययन भी हम लोग कर लेते हैं। जिसमें शेष कृष्ण ने प्रकाश नामक प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश नामक से टीका लिखी, विट्ठल ने प्रक्रिया कौमुदी प्रसाद नाम से टीका लिखे। आगे चक्रपाणि दत्त ने प्रक्रिया प्रदीप नाम से टीका लिखी। फिर वाराणवनेश ने अमृत श्रुति नाम से प्रक्रिया कौमुदी पर टीका लिखी। फिर विश्वकर्मा शास्त्री ने प्रक्रिया व्याकृति नाम से टीका लिखते हैं। फिर नृसिंह ने प्रक्रिया व्याख्यान नाम से टीका लिखे। फिर जयंत ने तत्वचंद्र नाम से टीका लिखी। फिर विद्यानाथ ने प्रक्रिया रंजन नाम से टीका लिखी। फिर वरदराज ने उसी पर विवरण नाम से टीका लिखी। यह सारी टीकाएं मित्रों प्रक्रिया कौमुदी पर, यह सारी टीकाएं प्रक्रिया कौमुदी पर लिखी गई। इस रामचंद्र के प्रक्रिया कौमुदी की रचना के बाद भट्टोजी दीक्षित आते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब यह सिद्धांत कौमुदी इतना प्रव्याख्यात हुआ, इसका कारण था कि
इसकी विवेचन की सरलता, सुगमता, सुबोधता, प्रांजलता, ये सब इसकी शैली परिष्कृत थी बिल्कुल, जिसके कारण इतना इसका अधिक प्रचार हुआ। और आज भी सारे भारतवर्ष में यह सिद्धांत कौमुदी ही सर्वत्र पठन पाठन का विषय है। और इस सिद्धांत कौमुदी के इतना आज पॉपुलर हुई, जो चर्चित हुई, इसके सबसे जो भारी क्षति पहुंची है वह अष्टाध्यायी परंपरा को क्षति पहुंची है। आज सिद्धांत कौमुदी के ही हम प्रक्रिया से पठन पाठन का कार्य करते हैं। बाकी जो अष्टाध्यायी परंपरा का जो पठन था वह आज लुप्त प्राय सा हो गया है। अब इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी नामक यह ग्रंथ कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अब इसके ऊपर जब व्याख्या लिखना प्रारंभ हुआ तो भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं ही व्याख्या लिखी, जिसका नाम प्रौढ़ मनोरमा है। यह मित्रों परीक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रौढ़ मनोरमा किसकी टीका है। भट्टोजी दीक्षित की टीका है, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। और यह होता है कि प्रौढ़ मनोरमा किसके ऊपर लिखी गई टीका है, तो सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखी गई टीका है या व्याख्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ज्ञानेंद्र सरस्वती ने इसी सिद्धांत कौमुदी पर तत्वबोधिनी नाम की टीका लिखी, यह भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद नीलकंठ वाजपेयी ने सुखबोधिनी नाम से टीका लिखी। तत्पश्चात रामानंद ने तत्वदीपिका नाम से टीका लिखी सिद्धांत कौमुदी पर। आगे यही सिलसिला नहीं रुकता, आगे और भी नागेश भट्ट ने बृहत शब्देंदु शेखर नाम से टीका लिखी और एक लघु शब्देंदु शेखर नाम से टीका लिखी, जो कि आज भी पठन पाठन में इसको लाया जाता है। इनके ऊपर भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के ऊपर जितनी भी व्याख्या टीका लिखी गई, उस सब में से जो चर्चित है नागेश भट्ट की लघु शब्देंदु शेखर, और भी चर्चित हैं रामकृष्ण की रत्नाकर, इन्होंने टीका लिखी है रत्नाकर नाम से सिद्धांत कौमुदी पर। रंगनाथ यज्वा ने पूर्णिमा नाम से टीका लिखी है। वासुदेव ने बाल मनोरमा नाम से टीका लिखी है और तिरुमल ने सुमनोरमा नाम से टीका लिखी है सिद्धांत कौमुदी पर। लेकिन यह लघु शब्देंदु शेखर और बाल मनोरमा का एक अलग ही महत्व है। तत्वबोधिनी भी बहुत ही चर्चित है। अतः मित्रों, यह जितनी भी सिद्धांत कौमुदी पर महत्वपूर्ण टीकाएं थी, सबको मैंने एक जगह एकत्रित करके लिखा है कि परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, मेरा दावा है कि इससे बाहर से प्रश्न इस टीका के बारे में नहीं पूछ सकता। अब आगे जो प्रक्रिया कौमुदी के जो अगले जो वैयाकरणाचार्य हुए, नारायण भट्ट। यह नारायण भट्ट ने प्रक्रिया सर्वस्व नाम की रचना की। यह भी काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, लेकिन इसे वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जो कि भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी को प्राप्त हुआ। वह सिद्धांत कौमुदी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। सिद्धांत कौमुदी का सिस्टम क्या है, तो इसकी प्रसिद्धि होने का एक कारण यह है कि इसमें अष्टाध्यायी के सारे सूत्र हैं और यह ग्रंथ 14 प्रकरणों में विभक्त है। परीक्षा में पूछता भी है कि सिद्धांत कौमुदी कितने प्रकरणों में विभक्त है? 14 प्रकरणों में। पहला संज्ञा प्रकरण, दूसरा परिभाषा, तीसरा संधि प्रकरण, चौथा सुबंध प्रकरण, पांचवां व्यय प्रकरण, छठवां स्त्री प्रकरण, सातवां कारक प्रकरण, आठवां समास प्रकरण, नौवां तद्धित प्रकरण, 10वां तिंगंत प्रकरण, 11वां प्रक्रिया प्रकरण, 12वां कृदंत प्रकरण, 13वां वैदिक प्रकरण, 14वां स्वर प्रकरण और अंत में यह 4 परिशिष्ट भी लिखते हैं, यानी पाणिनि शिक्षा, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन। अर्थात इन्होंने
अष्टाध्यायी के सारे सूत्रों को, सारे कंटेंट को, सब्जेक्ट को इन्होंने अपने सिद्धांत कौमुदी में शामिल किया और इस क्रम में लिखे कि लोगों को आसानी हो। इसके बाद यह भट्टोजी दीक्षित से संबंधित कुछ और प्रश्न आते हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लें। भट्टोजी दीक्षित के से संबंधित प्रश्न आते हैं जो अक्सर यह परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। श्री लक्ष्मीधर, इनके पिता का क्या नाम था? श्री लक्ष्मीधर। इनके भाई का नाम रंगोजी भट्ट था। इनके वैयाकरण के गुरु शेष कृष्ण थे और वेदांत शास्त्र के गुरु अप्पय दीक्षित थे। इनका समय लगभग 1450 या 16वीं शताब्दी से पूर्व भी माना जाता है और इनके जो शिष्य हैं वो वरदराज हैं। यह इनसे जीवनी से संबंधित ये सारी बातें हैं जो कि परीक्षा में अक्सर करके पूछता रहता है, इसलिए हम लोग इसे स्मरण रखेंगे। और अब आगे इन्हीं के शिष्य वरदराज, जो कि इनके भी पिता का नाम कभी कभी परीक्षा में पूछता है। इनके पिता का नाम दुर्गातनय है और इनके गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित है, उन्हीं के शिष्य थे। इसलिए हम इनका समय काल भट्टोजी दीक्षित के लगभग 25 वर्ष के बाद हम मानते हैं। इनकी जो रचना है वह मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी है। इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2315 सूत्रों का समावेश किया। यह परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बात है कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने 3 सिद्धांत की कौमुदी की रचना की है। मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत और एक है सार सिद्धांत। एक बार पूछा था परीक्षा में सार सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य और लघु सिद्धांत तीनों जो है वरदराज की रचना है। और मध्य सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने अष्टाध्यायी के 2315 सूत्रों को समावेश किया है और लघु सिद्धांत कौमुदी में 1277 सूत्रों को, इसे याद रखिएगा। अब इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी सिद्धांत कौमुदी के का छोटा रूप है, लेकिन इन्होंने अंतर इतना किए हैं कि सिद्धांत कौमुदी में जहाँ 14 प्रकरण थे, 14 प्रकरणों में विभाजित किए थे भट्टोजी दीक्षित ने, वह वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 11 प्रकरण में विभाजन किया इसका। वह 11 प्रकरण यह हैं: पहला संज्ञा प्रकरण, दूसरा संधि प्रकरण, तीसरा सुबंध प्रकरण, चौथा अव्यय प्रकरण, पांचवा तिगंत प्रकरण, छठवां प्रक्रिया प्रकरण, सातवां कृदंत प्रकरण, आठवां कारक प्रकरण, नौवां समास प्रकरण, 10वां तद्धित प्रकरण, 11वां स्त्री प्रकरण। यह परीक्षा में अक्सर करके पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला प्रकरण कौन है और अंतिम प्रकरण कौन है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला प्रकरण संज्ञा प्रकरण है और अंतिम प्रकरण स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। और जो सिद्धांत कौमुदी है उसका पहला प्रकरण तो संज्ञा प्रकरण है, लेकिन जो अंतिम प्रकरण है वह स्वर प्रकरण है। सिद्धांत कौमुदी का अंतिम प्रकरण स्वर प्रकरण है और इसका अंतिम प्रकरण स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। यह अंतर है मित्रों, इसको याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछता है। अब यह देखा जाए कि जो वरदराज का था, इनका यह क्रम युक्ति संगत है, युक्ति संगत क्रम है इनका। देखा जाए तो लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम सिद्धांत कौमुदी के क्रम से बहुत ही श्रेष्ठ है। सिद्धांत कौमुदी में अव्यय प्रकरण के बाद स्त्री प्रत्यय प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। इसी अव्यय प्रकरण के बाद ही स्त्री प्रत्यय प्रकरण शुरू हो जाता है सिद्धांत कौमुदी में। यह उचित बिल्कुल नहीं है। और जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रकरण सबसे अंत में, यह स्त्री प्रकरण सबसे अंत में रखा जाता है। यह उचित भी है, क्योंकि बिना कृत तद्धित और समास आदि का ज्ञान प्राप्त किए बिना
आप स्त्री प्रत्यय के टिड डा ढ ण वाला जो सूत्र है, द्विगो है, प्राचाम स्फुतद्धितः है, यह सब सूत्र कैसे आप समझ सकते हैं? संभव ही नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो स्त्री प्रत्यय का प्रकरण जो वरदराज ने अंतिम में रखा है, यह सर्वथा उचित है। इसी प्रकार से इन्होंने कारक प्रकरण के विषय में भी समझना चाहिए। कारक प्रकरणगत जो कर्त्य क्रीडो तृतीया अकथित आदि जो सूत्र हैं तथा अभिहित अनभिहित आदि की व्यवस्था बिना तिगंत और कृदंत प्रकरणों के ज्ञान के समझनी कठिन है। अतः वरदराज ने तिगंत और तिगंत इन दोनों प्रकरणों के बाद ही इस कारक प्रकरण को रखे हैं। तो इनका जो प्रकरणों के रखने का जो क्रम है इतना सरल है, सुबोध है कि आज पठन पाठन में सारे छात्रों द्वारा यही लघु सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ा जाता है। अब इसी के साथ हम लोग आज के अध्ययन को समाप्त करते हैं। अब हम लोग कल की वीडियो में जितने शब्दावली हैं उसका अध्ययन करेंगे, सारे शब्दावलियों का। तब तक के लिए नमो नमः।